अब ऑडिबल है? सो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सो ये क्या कह रहे हैं, नेट दिसंबर क्या कहना चाह रहे हो भाई देवांश? तुम क्लियरली बताओ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखना चाह रहे हो ये। कि CSR नेट 24 दिसंबर का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करवा दीजिए क्रैश कोर्स, मतलब क्या है? अब जो चल रहा है वही धीरे धीरे चलेगा ना। अब तुम जैसे कहोगे वैसे, आज कुछ कहोगे, कल कुछ कहोगे, परसों कुछ कहोगे। कोई पैटर्न होना चाहिए ना, किसी पैटर्न से चलेंगे ना। तुम ये कह रहे हो कल कोई कुछ और कहेगा, परसों कोई कुछ और कहेगा, फिर कुछ नहीं होगा। ये देखिए पेपर। है ना? तो ये जो पार्ट बी है, पार्ट बी का देखिए क्वेश्चन 49 से स्टार्ट होगा। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है। तो ये भी सी सीरीज वाला है ना, इसमें आंसर की भी होगा, देखो है। हाँ है। तो देखिए 49 क्या कह रहा है, ट्राई कीजिए। सो 49th क्वेश्चन जो है, इसमें देखता हूँ। सो to test the hypothesis H0 against H1 using a test statistics T, the proposed test procedure is not to support H0 if T is large. अच्छा, तो कुछ H0 है ना, और H1 ऐसा कुछ है ना। और ये कह रहा है कि to test the hypothesis this using a test statistics T, और जहाँ पे T कोई टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। सो कह रहा है कि प्रपोज टेस्ट प्रोसीजर नॉट टू सपोर्ट H0, मतलब रिजेक्ट H0, राइट। तो ये कहना चाह रहा है रिजेक्ट H0 इफ T इज लार्ज। T इज लार्ज का मतलब हो गया कि T मोर देन सम C, ठीक है ना, C कोई कांस्टेंट है। सो T मोर देन C हो गया, ये है T इज लार्ज। Based on the given sample, the p-value of the test statistics is computed to be 0.05, assuming that the distribution of t is normal 0 1 under H0। अच्छा, तो ये जो t है ये नॉर्मल 0 1 है अंडर H0, ठीक है, ये आपको बता रखा है क्वेश्चन में। अच्छा, पेपर तो हम यहाँ भी खोल सकते हैं नहीं, तो क्यों इतना कर रहे हैं, यहाँ पेपर क्वेश्चन दिखेगा आपको, राइट। तो अगर हम यहाँ खोलने की कोशिश करें, तो ये जो कालिका वाले अपलोड कर रखे हैं ना, इनका वेबसाइट देख लेते हैं। तो यही देख रहे हैं ना हम लोग। तो इसमें जो है, अच्छा ये तो वो वाला है, तो दूसरा होगा ना इसमें तो। अच्छा यही है ना। तो 18 दिसंबर वाला अभी हमने ओपन किया था। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन दिखेगा आपको, है ना। सो ये पेपर है। तो
अच्छा 100 पे आ गया। तो यही क्वेश्चन है ना, देखिए 49 जो हम देख रहे थे यही देख लेते हैं। सो ये आपको कह रहा है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एच नॉट, है ना। 49 देखिए, अगेंस्ट H1 using the test statistics T, the proposed test procedure is not to support H नॉट, मतलब वही रिजेक्ट H नॉट इफ, ठीक है ना। तो इसको मैं पार्ट वो कर देता हूँ, तो लिख भी सकते हैं ना, अभी हम लिख रहे थे ना, तो यही था। सो अच्छा ये शायद वो नहीं हो सकता जूम, ठीक है यही पढ़ पाओगे आप लोग, नहीं पढ़ पाएंगे, देखते हैं। सो कह रहा है बेस्ड ऑन द गिवन सैंपल पी वैल्यू ऑफ द टेस्ट कंपेरेटिव विद दिस, अज्यूमिंग दैट, तो पी वैल्यू हमें दे रखा है 0.05, यही कह रहा है ना। अज्यूमिंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n01 अंडर h0, ठीक है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t अंडर h0 इज t डिस्ट्रीब्यूशन विथ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंस्टीड, पी वैल्यू क्या होगा। अच्छा, तो कह रहा है कि इस सिचुएशन में अगर ये हमारा टी स्टैटिस्टिक्स है तो पी वैल्यू 0.05 है, यही ना, जब टी नॉर्मल 0.1 अंडर h0, ठीक है। अब दूसरा में ये कह रहा है कि अगर t का डिस्ट्रीब्यूशन t विथ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाए अंडर h0, तो बताओ कि p वैल्यू क्या होगी। क्या आप लोग बता पाएंगे, सोचिए थोड़ा। तो क्वेश्चन क्लियर है, h0 अगेंस्ट h1 चेक कर रहे हैं, t टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, p वैल्यू 0.5 है अगर t का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0.1 अंडर h0 है। अगर t का डिस्ट्रीब्यूशन t विथ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो p वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है। सो ट्राई करके देखिए, ऐसे आसान क्वेश्चन है। तो पहले आप c की वैल्यू निकालिए, है ना, इसको यूज करके आप c की वैल्यू निकाल लो, और c अगर आ गई तो उसके बाद फिर ये आ जाएगा। क्या बता पाएंगे, देखिए ट्राई करके, तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, यू ट्राई फर्स्ट। क्वेश्चन क्लियर है ना, जब t नॉर्मल 0.1 अंडर h0 है, p वैल्यू 0.05 है, तो जब t हमारा t विथ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो p वैल्यू क्या होगी। तो p वैल्यू का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप लोग, फिर बोलते हैं रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, है ना। सो व्हेन h0 इज ट्रू, तो पहले तो हमें बता रखा है कि ये 0.05 है अगर t नॉर्मल 0.1 है। तो अगर ये नॉर्मल 0.1 t है तो उस केस में ये फाई ऑफ माइनस सी हो जाएगा ना, 1 माइनस फाई ऑफ सी, सो फाई ऑफ माइनस सी हो जाएगा ये। तो यहाँ से कुछ सी बता पाएंगे, तो जरूरत नहीं अभी, तो ठीक है ऐसे रखो, बाकी देखते हैं, कंपेयर ही तो करना है हमें, तो वैसा होगा, है ना, मतलब सी। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, जी, बोर्ड नहीं दिख रहा। नहीं क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आया, बोर्ड नहीं दिख रहा है। बाकी लोग, बाकी लोगों को मैं विजिबल हूँ, बोर्ड विजिबल है कि नहीं, है ना। तब दोबारा ज्वाइन कीजिए, नहीं दिख रहा, एक बार अब देखिए, विजिबल है सर, हाँ। है ना, ठीक है। अब तो विजिबल हो रहा है, जी हाँ अब जी, विजिबल है। तो ये हमारे पास है, जैसे यहाँ पे यही हो गया ना। तो मैं कह रहा हूँ जब नॉर्मल है तो यहाँ पे सी और माइनस सी काइंड ऑफ, है ना। तो टी मोर देन सी, ये है वही बात है ना। तो ये 0.05 है ना, या ये भी 0.05 होगा वैसा। तो हमें तो सिर्फ वन साइडेड क्रिटिकल रीजन है, तो वैसा है। अब आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चेंज हो गया, तो क्या होगा। तो इसको हम कुछ बता सकते हैं क्या, इसमें कुछ डेटा तो शायद गिवन है नहीं क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में ऐसे यहाँ तो कुछ डेटा है नहीं डायरेक्टली, तो आपको बस ऑप्शन में ये देखना है कि क्या होगा, लेस देन 0.05 है, लेस देन 0.05 माइनस 1/100 है, या इक्वल टू है, या मोर देन है, ठीक है। सोचिए पहले आप लोग सोचिए।
तो ऐसे क्या होता 44 अगर ये लिखते तो हम, है ना। यहाँ पे तो t जब 0.05 रखा तो t वॉज नॉर्मल 01, मतलब z था, है ना। सो t वॉज लाइक z, ऐसा बोल सकते हैं, t यहाँ z है ना। तो जो कि आपका नॉर्मल 01 है। अब यहाँ जो p वैल्यू होगा t, तो t तो यहाँ t विथ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, t विथ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन c वही है। बस आपको कंपेयर करना है एक्चुअली, पता है, जस्ट यू हैव टू कंपेयर। अगर इसको मैं ठीक से लिखूं तो दिस इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी z मोर देन c। तो ये हमें बता रखा है। तो अब बस आपको ये कंपेयर करना है कि t10 मोर देन c व्हेन h0 इज ट्रू। तो h0 इज ट्रू को मैं तत्काल, है ना, वो इग्नोर करता हूँ, या अभी ऐसे लिख देते हैं, चलो p वैल्यू का मतलब ये हो गया। तो दूसरे वाले केस में ये हो जाएगा t ऑफ 10 मोर देन c। तो अब आपको कंपेयर ये करना है कि इस क्वांटिटी में और इस क्वांटिटी में क्या रिलेशन है। मैं आपसे सीधा सीधा ऐसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी z मोर देन c और प्रोबेबिलिटी t विथ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन c इज अ कॉमन नंबर, क्या लगता है आपको किसकी वैल्यू ज्यादा है? इसी में आंसर छुपा हुआ है। आपको बता रखा है कि ये 0.05 है, तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि मतलब आपको बीच में देखना है, इक्वल है, मोर देन है, लेस देन है, क्या है, आपको ये डिसाइड करना है। समझ पा रहे हैं ना? तो कहते हैं ना फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का है। तो इस ऑप्शन का सिंपल अप्रोच है कि इस बीच में क्या होगा, मोर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, आपको ये डिसाइड करना है।
अरे कुछ तो बताओ भाई, इतना मुश्किल तो है नहीं हम लोग। सो सर इसमें एक डाउट था, हम्म। जैसे इसमें है इट इज नॉट टू सपोर्ट एच नॉट, दैट मीन्स एच नॉट इज रिजेक्टेड। जी जी। तो अगर पी वैल्यू 0.05 है तो हम्म। दैट मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इससे ज़्यादा होगा, हो बिकॉज सकता है, अगर पी हाँ। वैल्यू लेस देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है तो फिर रिजेक्ट करते हैं। हम्म। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे तो वो 0.05 से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा ना फिर। बट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पे? हमें तो हमारा आंसर तो इस लाइन में छुपा हुआ है, हमें तो वो सब देखने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर इस लाइन में छुपा है। दिख रहा है आपको? आपको बस देखना है कि हम्म। जेड का ग्राफ स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ जो कि बना हुआ है, टी विथ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्राफ कैसा होता है, सी एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना? तो आपको बस देखना है हम्म। कि क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, बस आपको देखना है इस बीच में क्या होगा, इक्वल टू है, मोर देन है, लेस देन है, ये डिसाइड करना है आपको। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो चेक करके बताइए। 1 पॉइंट अगर टू टेल के लिए लेंगे तो फिर 1.96 क्रिटिकल वैल्यू से देखेंगे, और टी डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे 10 पे अराउंड 2 पॉइंट समथिंग होती है ना, हाँ तो देखिए इनमें से उस कौन हिसाब लार्ज से होगा सोच बताइए। सकते हैं वैल्यू। तो फिर जो टी की लार्ज होगी ना। बाकी लोग देखिए जी। सो टी है ना, जैसे आपको पता होगा ना कि जो टी एन है, टी एन इज अप्रोचेस है ना, इट इज नॉर्मल 0 1 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये होता है रिजल्ट कि जो टी एन एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या ऐसा समझो कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टी विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल को अप्रोच करती है जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होता है, ये होता है ना। तो इनिशियली क्या होता है, इस तरह कुछ ग्राफ, टी का ग्राफ क्या होता है, ये ऐसा होगा, मतलब रफली में बना रहा हूँ, तो कैसा होगा इस तरह से कुछ। तो अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा ना किस पे, किसका ग्राफ किस में ज़्यादा आएगा, तो इसमें ज़्यादा आएगा ना, हाँ ये 0.5 है तो ये ज़्यादा आएगा, ठीक है। मतलब रफली ये मैं बना रहा था जस्ट, तो यहाँ ऐसा होगा। ये वैल्यू टी वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। तो हमें तो यही चाहिए था ना, पी वैल्यू हमारा तो ये है। कहने का मतलब है कि दिस क्वांटिटी विल बी मोर देन प्रोबेबिलिटी z मोर देन c विच इज 0.05। तो जस्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल और टी डिस्ट्रीब्यूशन विद 10 डिग्री फ्रीडम ग्राफ को आपको एनालाइज करना है। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होता है तब जाके जो t है वो जाके स्टैंडर्ड नॉर्मल बनता है ना, ये चीज़ है। तो जनरली ग्राफ ऐसा होगा, फिर वो तो ग्राफ है ना, उस पॉइंट के आगे जो है ना, जो भी पॉइंट होगा उसके आगे की, इसके नीचे की प्रोबेबिलिटी, ये 0.05 है तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही होगी इसीलिए, ठीक है ना। तो वैसे कुछ खास नहीं है, पी वैल्यू का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा इसी में देख लेते हैं। 50 देखिए क्या कह रहा है कि लेट x1 x2 है ना, x1 y1 x2 y2 xn yn be the n independent observations from a bivariate continuous distribution, let rp be the product moment correlation coefficient, ठीक है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, rs be the rank correlation coefficient computed based on this n observations, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। बताइए कौन किस पर डिपेंड करेगा, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जस्ट, मतलब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि है ना, आरपी प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट है और आरएस है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट मोमेंट और रैंक कोरिलेशन, ठीक है।
तो बेस्ड ऑन, ये रिजल्ट है, सिंपल रिजल्ट है, आप इसको देख के बताओ क्या होगा, थ्योरम है तो। तो ये मान लो जैसे प्रोडक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर 1 है, इसका क्या मतलब है, और जैसे आपको रिलेशनशिप देखना है दोनों में क्या रिलेशन होगा, आरपी इज 1, आरएस इज 1, है ना, तो इसमें कौन किसको इंप्लाई करेगा, आरपी किसको रिप्रेजेंट, आरएस मतलब क्या है यहाँ पे, रैंक कोरिलेशन, क्या है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, यही था ना कुछ, तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये जस्ट एक रिजल्ट है जिसको आपको देखना है। सो आर एस इज पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इंक्रीजिंग रिलेशनशिप है, जैसे ये जो आर एस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अरे पूरा नहीं होना, तो यहाँ पे जो है बस आपको देखना है कौन किसको किसका क्या मीनिंग है, ये आरपी और आरएस क्या रिप्रेजेंट करता है डेटा में, एक्स आई वाई आई में क्या रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है ये, बताइए जी। ये जो प्रोडक्ट है ना, क्या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आई थिंक ये आरपी ये बताएगा लीनियर रिलेशनशिप को ना, कि जितना पॉजिटिव है उतना लीनियर रिलेशनशिप होगा, और ये आरएस जो बताएगा वो बताएगा आपको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताएगा, ये मोनोटोनिक नेचर को बताता है, ठीक है। तो आरपी अगर 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है, और अगर लीनियर है तो ये मोनोटोनिक भी होगा, है ना, परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप है, और ये क्या होगा मोनोटोनिक, 1 है तो इंक्रीजिंग होगा, है ना, तो ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पे होता है लीनियर रिलेशनशिप, आरपी इज 1 मतलब लीनियर रिलेशनशिप होगा विथ, है ना, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी काइंड, जहाँ ए पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए ये तो मोनोटोनिक भी हो जाएगा, तो ये इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी में डिस्कार्ड किया जा सकता है, बाकी के लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आरपी सिंपली रिप्रेजेंट करेगा
लीनियर रिलेशनशिप को, और अगर 1 है मतलब लीनियर रिलेशनशिप जहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। और ये आर एस जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मोनोटोनिक को, अगर पॉजिटिव है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इस तरह से। सो ये सी वाला सही होगा, बाकी देख लीजिए, बाकी का काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 51 क्या कह रहा है कि कंसीडर अ लीनियर मॉडल, आपको बता रखा है वाई आई इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एप्सिलॉन आई फॉर आई 1 2, एंड दूसरा वाई आई इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 3 प्लस एप्सिलॉन आई फॉर आई 3 4। ओके, तो वाई 1 वाई 2 वाई 3 वाई 4 दे रखा है आपको, ठीक। अब वेयर एप्सिलॉन आईज आर इंडिपेंडेंट विथ एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, फॉर आई बराबर 1 2 3 अप टू 4 एंड थीटा 1 डॉट डॉट थीटा 3 रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन इज एस्टिमेबल। बताइए, तो आसान है ना, ये तो पहले भी ये क्वेश्चन आया है, बताइए क्या आंसर आएगा। कौन सा होगा जी? सर थर्ड ऑप्शन। ओके, बाकी लोग देख लीजिए। ऑप्शन 3 हो जाएगा ना, वो क्या थ्योरी है क्या ना, इसका एक थ्योरम लगाओगे आप। सो ऐसा कुछ एक थ्योरम है ना, क्या बोलते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन, ये जो है सी ट्रांसपोज बीटा है ना, इज एस्टिमेबल कब होता है, इफ देयर एग्जिस्ट, है ना, ये है देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर ए जो कि R4 में है, मतलब 4 कंपोनेंट है। सो यहाँ पे मेनली 4 है, क्योंकि हम लोग वैसे अगर n के टर्म में लिखोगे तो Rn भी लिख सकते हो, तो C भी n कंपोनेंट का होगा उस तरह से, तो Rn यहाँ पे होगा सच दैट, ऐसा कुछ है, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज X, ऐसा होगा। ये देखना आपको, जैसे मैं अगर पहले ऑप्शन के लिए अगर चेक करें, मान लो हम लोग उस क्वेश्चन में, तो क्या होगा, पहले ऑप्शन में देखिए, जैसे पहला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में है थीटा 1 प्लस थीटा 3, तो पहले इसको हमें वो बनाना पड़ेगा नहीं,
सो हमें लिखना पड़ेगा y1 y2 y3 y4। जैसे यहाँ अगर आप इसको बुलाएंगे तो क्या होगा अगर ए ऑप्शन के लिए काम करे तो, कि पहले तो ऐसे बनाना चाहो तो मैट्रिक्स बना लो, है ना। तो यहाँ होगा y1 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, है ना, प्लस एप्सिलॉन 1। ऐसे ही y2 इज θ1 प्लस θ2 प्लस एप्सिलॉन 2। y3 होगा θ1 माइनस θ3 प्लस एप्सिलॉन 3। और आपके पास आएगा y4 एज θ1 माइनस θ3 प्लस, है ना, एप्सिलॉन 4, ऐसा कुछ। तो इसको एज अ वेक्टर में अगर लिखे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स बीटा, बीटा की जगह थीटा वेक्टर भी ले सकते हैं, तो एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, इस तरह से। तो y तो आपको समझ आ रहा होगा y क्या है, y ये वेक्टर हो गया, y1 y2 y3 y4। x क्या होगा, कोएफिशिएंट देख लीजिए, है ना। तो कोएफिशिएंट अगर आप लिखेंगे 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, इसको हटा देता हूँ इस तरह से। और बीटा क्या होगा, तो यहाँ से आपके पास जो बीटा वेक्टर है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स को बीटा से, है ना। ऐसे ले लो, है ना। एक मिनट, यहाँ पे तो चार थे ना, मैं लिखने में गलती किया ना। सो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा एक्स क्या बनेगा, एक मिनट, क्योंकि यहाँ ना θ1 θ2 θ3 तक है ना, θ4 है नहीं, θ3 तक है ना इसमें। तो इस तरह से बनाना पड़ेगा कुछ। सो क्योंकि θ3 को मैंने इग्नोर कर दिया ना, कि θ2 और θ3 अलग अलग है ना, तो यहाँ से जो x बनाया था वो 3 में बनेगा ना। सो θ1 θ2 θ3, θ1 θ2 θ3, है ना, θ1 θ2 θ3, फिर θ1 θ2 θ, ये होगा ना। और फिर बीटा जो मैं लिख रहा था ये आएगा θ1 θ2 θ3, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को लिखा जस्ट, और ये मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह से आ गया, और एप्सिलॉन उस तरह से आ जाएगा। एप्सिलॉन तो ऐसे लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 4, तो इस तरह से आ जाएगा ये। नाउ क्या करना होगा आपको, जैसे मैं पहले ऑप्शन या थर्ड बोला ना आपने, थर्ड के लिए ट्राई करके देखते हैं। थर्ड ऑप्शन के लिए, सी के लिए, तो सी में क्या है, θ2 प्लस θ3 है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखे वेक्टर के फॉर्म में, तो क्या होगा 0 1 1 और θ1 θ2 θ3, यही ना। तो इसको बेटर जस्ट सी लिख देते हैं ऐसे काइंड ऑफ, या सी ट्रांसपोज बीटा, यही हो गया ना ये। तो सी ट्रांसपोज बीटा हो गया, और ये रिजल्ट क्या कहता है, the parameter function C transpose beta is estimable if there is a vector A such that C transpose is equal to A transpose X। इससे आएगा कुछ, देखिए। तो A आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें, है ना, कि ऐसा एक A मिल जाए हमें Rn में, तो यहाँ से काम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सो यू हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन। तो ये लेंदी मेथड है ना, कोई शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। सो यहाँ से आप क्या करेंगे कि C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज X। तो C है ना, C तो एज C ट्रांसपोज यही है। अब इससे इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जैसे C ट्रांसपोज अगर लिखेंगे हम लोग, तो वही 0 1 1 है ना। अब A ट्रांसपोज कोई वेक्टर मान लीजिए, सो A कॉलम है, तो A ट्रांसपोज अभी के लिए ये ले लो कुछ समथिंग। सो जैसे यहाँ पे तो एफ है ना, हमारे क्वेश्चन के लिए अगर लिख दूँ मैं यहाँ पे R4 में आएगा ना, तो हमारे क्वेश्चन के लिए ये R4 में आएगा। तो क्या आएगा, कुछ लिखना पड़ेगा ना। मान लो A1 A2 A3 A4, और एक यूनिक वेक्टर मिलना चाहिए ना यहाँ पे, तो हमें मिलना चाहिए, क्या मिलेगा। सो इससे x यही है 1 1 0 1 1 0 1 0 -1 1 0 -1,
अब इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है और A4 क्या है, यही है ना जी। आपने कैसे सॉल्व किया है, जिनका आंसर आया था क्या इस तरीके से किया कि कोई और दूसरे अप्रोच से किया आपने? बताइए जी, किया हो कि नहीं? सो सॉल्व कर लीजिए, इससे आ जाएगा ना। तो अगर A1 A2 A3 A4 कुछ मिल जाता है तो ये एस्टिमेबल हो जाएगा। ईच ऑप्शन के लिए करना पड़ेगा ये, है ना। सो इफ़ यू कैन फाइंड A1 A2 A3 A4 तो आपका काम हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन 3 ही आएगा नहीं। अच्छा, यहाँ तो एक्चुअली ये स्पैन में ये था ना, क्योंकि ये तो सेम ही है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो बाद में वो ऐड होकर नया वेरिएबल बना देगा, है ना, इस तरह से कुछ। आई थिंक दूसरा अप्रोच कुछ इस तरह से है। इसका अगर सेकेंड अप्रोच हम लोग लगाए तो कुछ इस तरह से आएगा कि इफ़ यू फाइंड, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, दूसरा अप्रोच जो इसका है, इस तरीके से ना करके अगर हम यहाँ से ऐड कर ले, मुझे किसको एस्टिमेट करना, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 करे तो क्या मिलेगा, θ1 प्लस θ2 मिलेगा, है ना, प्लस वो एरर टर्म में भी हटाता हूँ, है ना, प्लस सम एरर, तो मान लो कुछ भी नया नाम दे दो उसको एरर का नाम, है ना। सो सपोज E5, तो ये एस्टिमेबल है ना यहाँ पे। तो इस तरह से हो सकता है। और क्या हो सकता है, और क्या ऑप्शन है, θ2 प्लस θ3, तो हम बना सकते हैं क्या, θ2 प्लस θ3 समहाउ, लेकिन θ1 प्लस θ2 बन रहा है ना यहाँ से। हाँ, और अगर मैं दूसरा कोई ऐड करूँ तो ऐसे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेके देखो किसको जनरेट किया जा सकता है, वो भी एक तरीका है। तो उतना लेंदी नहीं जाना हो तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हो कि यू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन, और क्या होगा, जैसे y2 प्लस y4 अगर करें तो क्या आएगा, या y1 प्लस y2 है ना, y3 प्लस y4 अपॉन 2, तो ये तो वही आ जाएगा, θ1 माइनस θ3 प्लस सम एरर, मान लो अभी एरर 6 बोल दिया, तो इस तरह से है। अब इन दोनों को ऐड कर दो जरा, क्या आएगा। सो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 2θ1 नहीं हो जाएगा, अच्छा 2θ1, नहीं ऐड करने से नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करने से होगा, है ना, क्योंकि मुझे इनमें से ऑप्शन लाना है, तो ऐड करने से नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से कुछ आएगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जरा,
सो y1 प्लस y2 अपॉन 2, y3 प्लस y4 अपॉन 2, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ θ1 कट जाएगा, तो θ2 प्लस θ3 आ जाएगा, है ना, प्लस सम एरर टर्म, है ना, इसका नाम अलग दे दो। सो दिस इज एस्टिमेबल एक्चुअली, द थर्ड ऑप्शन एस्टिमेबल है, ठीक है। इस तरीके से या उस तरीके से ट्राई करके देखो आप, और भी अप्रोच हो सकता है। तो आप अगर इनको देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे बना सकते हो, सो दैट, है ना, ये आ जाए। फिफ्टी टू देखिए क्या कह रहा है, 52 तो थ्योरम ही लग रहा है अभी। तो 52 इज सेइंग नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट है, अब इसमें कुछ खास है नहीं, है ना, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें जो है थ्योरम है कि आपको प्रॉपर्टीज पता है क्या, बस उस पे है क्वेश्चन ये, ठीक है जी। देखिए, सो कह रहा है कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल की प्रॉपर्टीज पे है ये क्वेश्चन ना, कि एक्स फैक्टर जो है पी वेरिएट स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया ना, और ए पी क्रॉस पी एक आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है विथ रैंक ए इज के विच इज लेस देन पी, देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो डायरेक्टली आपको दिख जा रहा है, याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, बाई वेरिएट में ले आओ, यूनिवेरिएट में ले आओ चाहो तो, उस तरह से, है ना। जैसे अगर हम p को फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा 2 ले ले और k को 1 ले ले, तो भी आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते, इफ यू वांट यू कैन एक्सपेरिमेंट कि p को 2 ले लिया और k को 1 ले लिया, तो इससे देखते हैं क्या आता है। तो अगर आपको डायरेक्ट थ्योरम याद नहीं है तो यू कैन गो विद दिस एग्जाम्पल। अब इसके अकॉर्डिंग सारे स्टेटमेंट में एक ही चीज लिखा हुआ है ना, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स अपॉन एक्स ट्रांसपोज एक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, p को 2 रख के, तो a कोई मैट्रिक्स है ना वैसा ले लो जिसका रैंक 1 हो, उसने कहा रैंक 1 है, सो रैंक ऑफ a इज 1, तो ऐसा बना लो कुछ, मान लो तो 1 1 2 2, या थोड़ा आसान सा बनाना है तो 1 0 0 0, रैंक 1 है, हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग जरा काम करके देखो क्या आएगा, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है एक्चुअली, तो अगर आप वैसे लिखोगे तो ये मैं जैसा एग्जांपल के थ्रू 100 सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, फिक्स करके, तो अदरवाइज थ्योरम भी सीधा सीधा है, थ्योरम से भी हो जाएगा। अगर आपको थ्योरम याद नहीं है तो क्या करोगे, मैं ये बता रहा हूँ, है ना। तो सिंपली क्या किया मैंने, ए मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 का, और रैंक इसका के लेना था लेस देन पी, तो रैंक मैंने 1 ले लिया, ठीक। सो तो अभी क्या बनेगा ये, तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्योंकि ये एक्स जो है ना ये इस तरह से होगा, x1 x2, तो वेक्टर है, तो ऐसा कर लो। और चूंकि हम ये ना ये p को 2 लिया है, तो ये बाई वेरिएट नॉर्मल है, समझ लो, है ना, 0 0 1 1 रो, तो ऐसा आइडेंटिटी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मतलब बाई वेरिएट है, वही ऐसे लिखता हूँ 0 i, ठीक है ना, या वही लिखोगे तो वही बात है, नॉर्मल विथ मीन 0 0, वेरिएंस 1 1, रो क्या है 1 आ जाएगा, कोवेरिएंस 1 ना, हाँ ये आ जाएगा। सो इसको एक्स ट्रांसपोज एक्स लिखेंगे, क्या होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो x1 x2 x1 x2, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर, बाकी 0 ही हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, डिनोमिनेटर में i है, तो x ट्रांसपोज x, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, यही होगा ना, देख लीजिए, और 2 टाइम आएगा क्या, तो यहाँ पे क्योंकि x ट्रांसपोज x है ना, तो x1 x2 x1 x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, हाँ यही है। अब क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग बता पाएंगे, तो आपको पता है ये काई स्क्वायर 1 है ना, और ये काई स्क्वायर 2 है, लेकिन ध्यान देना ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं आपको जस्ट आसान बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना आपको पता होगा ऑलरेडी आंसर। सो इट्स नॉट लाइक आप इसको एफ में कन्वर्ट कर देंगे, एफ में नहीं जाएगा ये, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे क्या है, आप इसको समझ सकते हैं वैसे, मैं अगर एक और तरीके से बताऊँ कि लेट्स से इट इज़ T1 प्लस T2, तो एक थ्योरम होता है ना गामा में कि T1 क्या है, यहाँ पे काई स्क्वायर 1 है, और काई स्क्वायर 1 इज गामा, ये है गामा है ना, n/2 1/2 होता है ना, तो 1/2 1/2 कर दो, यही T2 भी है यहाँ पे, ये भी काई स्क्वायर 1 है, और T1 T2 इंडिपेंडेंट है ना, होगा x1 x2 यहाँ इंडिपेंडेंट है, अच्छा ये भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि 1 है ना वो, तो आइडेंटिटी क्या था 1 0 0 1, एक मिनट
ये इंडिपेंडेंट था ना, सॉरी ये लिखने में गलती हुआ है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स 0 1 0 0 1, तो वेरिएंस तो 1 है, कोवेरिएंस 0 है, तो यहाँ 0 होगा, मतलब इंडिपेंडेंट है। आप जानते हैं बाईवेरिएट में इफ एंड ओनली होता है इंडिपेंडेंट, तो मतलब x1 x2 इंडिपेंडेंट है, x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, रैंडम वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये है, तो एक थ्योरम ये कहता है अगर ऐसा है, सो दिस इज गामा 1/2 1/2, सो थ्योरम सेज t1 अपॉन t1 प्लस t2 हैज, कोई बताना चाहेंगे x अपॉन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो एफ में तो नहीं जाएगा, मैंने बताया क्यों नहीं जाएगा एफ में, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं, वरना आप सोचेंगे कि चलो इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, ये का स्क्वायर 2 हो गया, 2 से कर देते हैं तो 2/1 है ना, आपको लग सकता है कि 2/1 ये हो जाएगा एफ, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एफ तब बनेगा जब इंडिपेंडेंट होगा। तो पहला दोनों तो आउट हो गया, बचेगा दूसरा, तो ये आएगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये होता है गामा अल्फा बीटा, अल्फा 1 बीटा अल्फा 2 बीटा, तो ये होता है यहाँ पे अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2, है ना। सो ये आ जाएगा गामा में 1/2 कॉमा 1, मतलब सॉरी गामा कह रहा हूँ बीटा में, सो बीटा 1/2 1/2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देखिए किसके साथ मैच करेगा ये, तो 1/2 1/2 है ना, तो p माइनस के करेंगे तो जाके 1 आएगा, ठीक है, डी सही है। तो जैसे मैंने अभी सॉल्व किया है, ऐसे ये थ्योरम डायरेक्ट है, अगर आपको थ्योरम सीधा सीधा याद है तो फोर्थ आ जाएगा, अगर थ्योरम याद नहीं है तो हमने एक एग्जाम्पल लिया और बाकी के साथ मैच करेगा, एफ तो ऐसे ही आउट हो जाएगा क्योंकि एफ बनना नहीं है, तो ये तो ऐसे ही आउट हो गया, और ये बीटा k/2 p/2 नहीं होगा क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 हाफ हाफ है। तो एक थ्योरम हमने यूज़ किया, अगर आपको थ्योरम, बड़ा यूजफुल थ्योरम है ये, कि इसमें ये होता है थ्योरम में कि मान लो x हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा एंड y हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा, यही है, बीटा कॉमन रहेगा तभी होगा, एंड दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है। देन पहला तो उसमें ये आपने पढ़ा होगा कि जो होता है कि x अपॉन वाई एंड x प्लस वाई, ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होता है ना, ये बहुत यूजफुल थ्योरम है। और उसके बाद दूसरा x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमा बीटा होगा, एंड अच्छा मैं लिखना पड़ेगा कौन सा वाला, ठीक है, ये है। फिर आता है x, ये अभी हमने यूज़ किया है ये वाला, सो ये होगा बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2, एंड ये हमने अभी यूज़ किया है सी वाला पॉइंट पिछले वाले जब मैं एग्जांपल लेके कर रहा था। और फोर्थ जो है x अपॉन वाई विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा सेकेंड काइंड अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2, ठीक है। देखिए सो कोई कन्फ्यूजन है इसमें, ये ओके है, देख लीजिए। तो ये वाला हमने अभी यूज़ किया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सो अभी ये क्वेश्चन था 40 है ना, तो हम लोग 42 कर रहे हैं। 53 देखिए, 53 कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ साइज n इज ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल n यूनिट्स यूजिंग पीपी है ना SWR सैम्पलिंग स्कीम, ठीक है। तो वेयर पी आई द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ith यूनिट है ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन सैंपल विथ रिप्लेसमेंट, तो पी आई द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ith यूनिट इन द ड्रॉ जो कि 0 1 में है, ठीक है, समेशन पी आई 1 है, देन द इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी पाई आई जे इज, तो फिर से वही है, तो है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या आएगा। तो पूछ रहा है कि पाई आई जे को इंक्लूड करने का क्या प्रोबेबिलिटी, को पाई आई जे इसको डिफाइन करना चाहिए ना क्या है, तो वैसे तो है ना डिफाइन किया है, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी पाई आई जे इज,
पाई आई जे का मतलब कोई बताइए क्या है? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस पाई आई जे? क्योंकि इस क्वेश्चन में तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यू नो। तो ये आपको बोल रहा है कि जो ये स्कीम है, स्कीम के अंदर पी आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग आईएथ यूनिट, है ना? जो पी आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग आईएथ यूनिट, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग आईएथ यूनिट, यही है। तो हमसे पाई आई जे पूछा है, तो पहले आपको बताना पड़ेगा पाई इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी पाई आई जे क्या है। कुछ आइडिया है आप लोगों को पाई आई जे का? है ना, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज विथ रिप्लेसमेंट, है ना? सो प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज विथ रिप्लेसमेंट स्कीम में क्या होता है? एटलीस्ट वन ऑफ द यूनिट आई और जे अपीयर इन द सैंपल, ही मतलब है ना। सो यूनिट आई और जे, आई और यूनिट जे, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ, है ना, यही ना, एटलीस्ट वन, यही बात होगा, यही आई और जे, एटलीस्ट वन ऑफ आई और जे आर सेलेक्टेड, सेलेक्टेड इन सैंपल, यही पूछ रहा ना, कि कम से कम एक सेलेक्टेड होगा सैंपल में, एटलीस्ट वन ऑफ आई एथ और जे एथ यूनिट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पाई आई जे का मतलब है या तो आई या जे, है ना, आई या जे सेलेक्ट होगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो लेकिन ऑप्शन कुछ अलग तरीके से है नहीं। तो आई और जे मतलब आई एथ यूनिट विल बी सिलेक्टेड और जे एथ यूनिट विल बी सिलेक्टेड। तो यहाँ जैसे वन माइनस सब में लगा हुआ है, तो अगर वन माइनस लगाऊं तो आई इज नॉट इंक्लूडेड एंड जे इज नॉट इंक्लूडेड, ऐसा कुछ हुआ ना? तो अब इसको कैसे ओपन करेंगे? या डायरेक्टली नहीं आ जाता? So ith unit is selected, probability this, jth is pj, ith is not selected, so I complement, and jth is not j complement. क्या होगा जी, बताइए, सोचिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो अच्छा, एन यूनिट है यहाँ पे, तो ओके, एन हम लोग क्या कर रहे हैं कि सैंपल ऑफ साइज स्मॉल एन ड्रॉ कर रहे हैं। सो तो जैसा ये कहना चाह रहा है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ना आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो क्या होगा? ये कहना चाह रहा है कि ith यूनिट और jth यूनिट सेलेक्टेड इन द सैंपल ऑफ साइज स्मॉल n। तो वन माइनस क्या, प्रोबेबिलिटी ith यूनिट इज नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ऐसा कुछ करना पड़ेगा, माइनस jth यूनिट इज नॉट सेलेक्टेड, है ना। तो इसमें क्या हो गया, पहले में ith को हटा दिया, दूसरे में jth को हटा दिया, फिर हमने था आई और जे, तो ऐसा भी हो सकता है दोनों आ जाए, है ना।
तो मुझे, हमने 2 बार घटाया ना, तो दोनों में हो सकता है ith jth इंक्लूडेड नहीं है दोनों में, मतलब है ना, यहाँ ith इंक्लूडेड नहीं हो सकता, यहाँ jth भी इंक्लूडेड ना हो, यहाँ jth इंक्लूडेड नहीं है ना, इन इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पे हो सकता है कि jth भी इंक्लूडेड नहीं है, इज नॉट इंक्लूडेड। तो मुझे दोनों में हो सकता है ना, तो एक केस हटाना, जैसे मान लो आप ए यूनियन बी लिखते हो, तो क्यों ऐड करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि हो सकता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी और इंटरसेक्शन दोनों में आ चुका है, इसलिए घटाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में बाहर हो चुका है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, इस तरह से लिखना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। सो 1 माइनस ith यूनिट इज नॉट सेलेक्टेड, तो अब पी आई है ith यूनिट सेलेक्ट होने का, तो नॉट सेलेक्टेड मतलब क्या होगा, 1 माइनस पी आई, और कितना सैम्पल साइज है n, फिर jth यूनिट इज नॉट सेलेक्टेड, 1 माइनस पी जे सैम्पल साइज n, अब यहाँ प्लस, यहाँ होगा बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, तो पी आई है ith को इंक्लूड करने का, pj है jth को इंक्लूड, दोनों इंक्लूडेड नहीं है, मतलब क्या है, सो है ना 1 माइनस पी आई माइनस पी जे कर दो, नो है ना, नन ऑफ देम आर इंक्लूडेड, इस तरह से कुछ, तो ये आ जाएगा, देख लो। तो वैसे तो डी ऑप्शन ही दिख रहा है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट लेके होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट लेके आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड से नहीं आएगा। तो ऐसा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। 54 देखो, सो 54 कह रहा है आपसे कि क्या कह रहा है जी, अच्छा डिज़ाइन का क्वेश्चन है कि इन अ 2 है ना की पावर 4 जो है, सो 2 स्क्वायर है ना, यहाँ पर 2 की पावर 4 एक्सपेरिमेंट विथ 2 ब्लॉक्स एंड 4 फैक्टर्स, ठीक है ना, सो 2 ब्लॉक्स हैं और 4 फैक्टर्स ए बी सी डी, 1 ब्लॉक कंटेन फॉलोइंग ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस, सो ए बी सी ए डी बी डी है ना, सी डी ए बी सी ए बी सी डी, ठीक है, 6 2 8, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज कन्फाउंडेड, बताइए जी। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कन्फाउंडेड का डेफिनेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता पाएंगे। सो इसमें 2 ब्लॉक्स हैं एंड 4 फैक्टर्स है ना, सो ब्लॉक्स में आप तो 2 ब्लॉक्स क्या लेते हैं यहाँ पे, हाई लेवल 1 लेना, इस तरह से हाई और लो लेवल ऐसा लेना पड़ेगा, तो उससे कुछ आएगा। देखिए क्या बना सकते हैं आप लोग, सोच द फॉलोइंग इफेक्ट इज कन्फाउंडेड, ए बी सी ए बी डी बी सी डी एंड ए बी सी डी, आइडिया मैंने जैसे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उसके लिए तब आएगा। सो
क्या करोगे भाई, जैसे आप अगर बनाओगे इसमें तो क्या बता रखा है कि एक में आपके पास क्या है, तो ये जो अगर मैं लिखूं, जैसे आपको दे रखा ना ABCAD ना, BDCD और ABC एंड ABCD, यही है। तो इसमें इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करो, जैसे तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से कि ABCD, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका साइन बनाओ फिर देखते हैं क्या आता है, मतलब प्लस माइनस में है ना, हाई या लो लेवल इसके अकॉर्डिंग। सो क्या बनेगा, इसमें साइन अगर आप बनाओगे तो क्या बनना चाहिए, जैसे इसमें जो हमारे पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, ए में क्या है, ये प्लस है, ये सब नहीं है। बी में क्या है, ये प्लस है, ये सब माइनस होगा। सी में क्या है, ये प्लस है, ये माइनस होगा। ए डी में क्या है, ए पे प्लस डी पे प्लस, ये माइनस होगा। बी डी में क्या है, बी पे प्लस डी पे प्लस, इतना माइनस होगा। सी डी में सी पे प्लस डी पे प्लस, ये दोनों माइनस होगा। ए बी सी में ए बी सी एंड ए बी सी डी में ऐसा कुछ। देखिए, तो जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन हमें दे रखा है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी मतलब प्लस माइनस, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ आएगा। एंड अब आपको देखना है कि टोटल आपके पास कितना होता है ना, 16 होते हैं, तो हमने अभी 8 के लिखे हैं। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट विच इफेक्ट इज कंफाउंडेड, इसका मतलब हुआ कि विच इफेक्ट इज यूज्ड एज डिफाइनिंग कंट्रास्ट फॉर ब्लॉकिंग। तो माइनस का मतलब यहाँ लेवल 0 है और प्लस का मतलब लेवल 1 है, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं हम लोग। एंड तो ए बी सी के लिए यहाँ लिखेंगे क्या, मतलब पहला ऑप्शन कोई चेक करते हैं। तो यहाँ मैं अगर ए बी सी के लिए लिखता हूँ साइन, तो क्या आएगा ज़रा देखिए। सो करस्पॉन्डिंग टू और ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, ए बी सी का साइन क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन कह रहा है। तो ए बी सी यहाँ माइनस होगा, नहीं प्लस हो जाएगा ना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को। तो एंड इसमें क्या है, ए बी सी में ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, चेक कर लीजिए सही है। ए बी सी बस पहले 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस, सारे प्लस नहीं आ गया। तो अगर सारे प्लस आ गया मीन्स दिस इफेक्ट ए बी सी इज कन्फाउंडेड विथ दीज ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस। चेक करो सही है, क्योंकि इसमें ये कन्फाउंडेड का मतलब ये है कि सबका साइन सेम आना चाहिए, प्लस होना चाहिए।
तो सबका साइन सेम आना चाहिए। जैसे अगर ए बी सी डी करते तो वैसा नहीं होता, यहाँ माइनस हो जाता, माइनस हो जाता, माइनस हो जाता, प्लस हो जाता, फिर यहाँ प्लस रहता, प्लस फिर माइनस प्लस। तो आई थिंक ए बी सी इज दिस, इसलिए ए सही आंसर है, ठीक है ना। सो ए बी सी इज कन्फाउंडेड एक्चुअली, ठीक है। बस मैं ये देखना है कि सबका साइन सेम आ जाए, जिसके लिए तो वो हमारा कन्फाउंडेड हो जाएगा। ठीक है जी, देख लो, शायद तो पूछो। सो ABC has a constant value +1 across all treatment in the given block. So this means ABC is confounded with block, है ना। ठीक है, so ये आ जाएगा। 55 में क्या बोल रहे हैं, in an international domestic passengers, sorry, in an airport domestic passengers and international passengers arrive independently according to a Poisson process with rate 170 per hour respectively. If it is given that the total number of passengers, domestic and international, arrive in the airport between 9 a.m. and 11 a.m. on the particular day was 520, then what is the conditional distribution of the number of domestic passenger अराइविंग इन दिस पीरियड। ओके, तो ये एक सिंपल प्रोबेबिलिटी टाइप है ना, मतलब पॉइजन प्रोसेस का हालांकि है। सो चलिए, तो ये कह रहा है हमसे कि ठीक है, इधर ही सॉल्व करते हैं। डोमेस्टिक है ना, तो जो डोमेस्टिक मान लो डी टी लिख देता हूँ अभी के लिए। सो दिस इज पॉइसन लैम्बडा टी, सो लैम्बडा है 100, सो 100 टी होगा, और आई टी कर देता हूँ इंटरनेशनल, ठीक है। सो ये है अराइवल इज पॉइसन 70 टी। अब रेट है ना, मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 आप कर सकते हैं। बोल क्या रहा है, इफ इट इज गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स अराइविंग इन द एयरपोर्ट बिटवीन 9 एंड 11, तो 9 पे मान लो टाइम 0 है, तो 11 पे कितना होगा, 2 घंटा, और रेट पर आर था। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि डी ऑफ 2 प्लस आई ऑफ 2, ठीक है, इज 520, है ना। तो what is the conditional probability, conditional distribution of the number of domestic passenger arriving in this period? So मुझे लग रहा है ऐसा कहना चाह रहा है कि D2 given D2 plus I2 is 520 क्या होगा। तो ये आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा बेसिक प्रोबेबिलिटी में, आसान सा थ्योरम है ना, मैं आपको याद दिलाता हूँ तो याद आएगा। सो एक थ्योरम है कि x1 इज पॉइसन लैम्बडा, चलो अभी ऐसे याद रखो, लैम्बडा 1 एंड x2 इज पॉइसन लैम्बडा 2 एंड दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। क्या मुझे आप में से कोई बता सकते हैं, x1 गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है रैंडम वेरिएबल का। सो ये होगा बाइनोमियल n कॉमा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये यहाँ पूछा जा रहा है कि d2 प्लस i2 इज 520। सो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा है ना, तो ये तो ऐसी आसान है, बाइनोमियल 520 और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो ये तो कुछ खास नहीं, बस थ्योरम आपको याद है तो इससे ही काम हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 170, ठीक है जी, देख लीजिए। तो कैंसिल करेंगे 10 अपॉन 17 आ जाएगा, है ना, 10 अपॉन 17, 100 अपॉन 170। सो सी वाला सही है जी, देख लीजिए, ओके है। क्योंकि अच्छा डी ध्यान रखना, डी वाला लिखना था ना, हाँ, तो मतलब जो पहले है ना उसका आएगा। जैसे यहाँ कहने का मतलब ये है मेरा, ये पहला है। अगर आपसे पूछता है कि x2 गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये आएगा बाइनोमियल n कॉमा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो ये बस आपको थ्योरम इस क्वेश्चन में यूज़ करना था। तो ये भी थ्योरेटिकल, मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कहने मतलब थ्योरी बेस्ड, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। 56 देखिए, 56 तो बेसिक प्रोबेबिलिटी का है। सॉरी,
तो ये आप एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जानते हैं? एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है ये? सो दिस क्वेश्चन इज एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि एक्स भी है ना, एक्स नॉन मोर देन इक्वल टू 0 है, रैंडम वेरिएबल हैविंग, ठीक है, ओमेगा एफ पी, ई एक्स इज 1। अच्छा ये बोल रखा है ई एक्स इज 1, ठीक है। सो एक्स तो एक नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 1 है, ये गिवन है। ए बिलोंग्स टू एफ वी एन इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अनदर प्रोबेबिलिटी मेजर। तो आपको बस यही देखना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी मेजर है। प्रोबेबिलिटी मेजर होने के लिए 3 कंडीशन है ना। पी इज प्रोबेबिलिटी मेजर इफ एंड ओनली इफ पहला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड, यहाँ एफ है ना इसीलिए। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा शुड बी 1 एंड तीसरा प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ ई आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई प्रोवाइडेड E1 E2 En या डॉट 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 है ना, दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, सॉरी पेयर वाइज, हाँ पेयर वाइज डिसजॉइंट, नॉट इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका नाम है एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये जो मैंने 3 कंडीशन लिखे हैं तो आपको पता होगा एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के 3 कंडीशन है। आप चेक कर लीजिए ये तीनों कंडीशन किस में सेटिस्फाइड है, काम हो जाएगा। जैसे मैं सिर्फ बीच वाला चेक करता हूँ तो उसी से पहले सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक करके देखते हैं क्या आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे पहले में अगर बात करें पहला, सो क्यू प्रोबेबिलिटी का जो मैंने पी लिखा उसने प्रोबेबिलिटी को यहाँ क्यू लिखा है क्योंकि पी ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी है इसीलिए। क्यू ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ओमेगा, और ए इंटरसेक्शन ओमेगा क्या होगा, ए होगा। और क्या ए की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, नो, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे हम, तो ये तो ए ही आ जाएगा, तो नहीं होगा। दूसरा क्यू ऑफ ओमेगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ओमेगा, तो ये यूनियन लेंगे तो ओमेगा ही रहेगा तो 1 हो जाएगा, है ना। अभी एक ही कंडीशन चेक कर रहे हैं, दैट मे बी करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो लिख रखा है आपको पता होगा आई का मतलब क्या है ना, इंडिकेटर फंक्शन है आई। तो सो क्यू बी अगर मैं सी में आपको ओपन करके बताऊं तो ये कुछ ये कहना चाह रहा है, ये 1 0 होता है, 1 जब x बिलोंग्स टू है ना, तो ये हो जाएगा ई एक्स और एक होगा 0, तो ई एक्स मतलब 1, तो ई एक्स को क्वेश्चन 1 दे रखा है ना, 1 व्हेन x बिलोंग्स टू b एंड 0 व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू b, ऐसा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास क्यू बी इस तरह से डिफाइंड है सी ऑप्शन में, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, तो आई भी या तो 1 होगा या 0 होगा। तो क्यू ऑफ अगर आप ओमेगा लेंगे तो क्या आएगा, सो एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा, बी यहाँ क्या है, इवेंट ही है ना कोई, एक मिनट, यहाँ सेट क्या था, आई बी है ना, बी मतलब हो गया कि ये वैल्यू 1 होगी व्हेन एक्स बिलोंग्स टू बी, तो एक्स नहीं मतलब फॉर सेट बी, और एक सौ रैंडम वेरिएबल है ना, तो इवेंट में बिलोंग नहीं करेगा। एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे कि जो इवेंट है ना, यहाँ मुझे किसी और तरीके से लिखना पड़ेगा कि अच्छा एक मिनट, मैं बी फोर्थ देखते हैं जरा क्या है। सो फोर्थ में क्यू ऑफ ओमेगा निकालेंगे तो ए गिवन ओमेगा, तो यहाँ आएगा ए इंटरसेक्शन ओमेगा अपॉन ओमेगा,
तो ये भी 1 नहीं देगा, है ना। पहले मैं फोर्थ वाले की बात करता हूँ। तो अभी देखो थर्ड में आते हैं, फोर्थ वाले की पहले बात करते हैं। फोर्थ वाले में अगर निकालेंगे, मैं फोर्थ वाले की बात करता हूँ, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ओमेगा, ये 1 आएगा क्या। सो ए गिवन ओमेगा एंड से ओमेगा अपॉन ओमेगा, तो ए ही आ जाएगा, तो ये 1 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी आउट हो गया। तो मतलब ऑप्शन या तो 2 सही है या 3 सही है, ठीक है। आपको ये देखना है या तो 2 में सही होगा या 3 सही होगा। अब 2 वाला मुझे लगता है कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। ओमेगा 1 आ गया था और ये नॉन नेगेटिव भी है और यूनियन, तो जैसे यहाँ रहेगा, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं 2 को चेक कर रहा हूँ जस्ट, समय प्रोबेबिलिटी यूनियन ना, यहाँ जो समेसन लिखा है इसका मतलब यूनियन से है, ठीक है ना। जैसे सेट में अगर समेसन है, इसका मतलब यहाँ यूनियन से है। तो यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज आई फ्रॉम 1 to n, तो ई आई का मतलब बी आई कर दो। सो आ जाएगा, ये तो क्यू था शुरू में, तो यहाँ क्यू है ना, तो ये क्यू है। मैं सेकेंड वाले को चेक कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा ए यूनियन ऑफ बी आई फ्रॉम 1 to n। तो इसको कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ ए यूनियन ऑफ बी आई, ऐसा लिख सकते हैं। चेक करो ज़रा। तो क्या ऐसा लिख पाएंगे? तो है ना, ये ऐसे ही होगा ना, ए यूनियन दिस, तो एक साथ लिखेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, आगे बढ़ाओ इसको, देखो क्या आता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो हमें पता है कि यहाँ पे जो बी आई है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है। ये जो बी आईज है, बी आई इंटरसेक्शन बी जे इज 5 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अब क्वेश्चन है क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, ये तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ये तब लिख पाऊंगा जब मुझे पता हो कि ए यूनियन बी आई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जे, ये 5 होगा फॉर ऑल आई डिफरेंट दैन जे। मतलब इसको फर्दर मैं ये फॉर्मूला तभी यूज कर पाऊंगा जब मुझे पता हो कि ये वाला सेट क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। तो क्या ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, क्वेश्चन ये है। तो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन में 5 आएगा? 5 तो नहीं आएगा, क्योंकि ए आ जाएगा मुझे लग रहा है कॉमन, है ना। 5 तो नहीं आएगा, तो ये गलत है ना, 5 तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए आ जाएगा कॉमन। तो ए आ जाएगा, तो इसको हम नहीं लिख पाएंगे समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आईज, ऐसा हम नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब ये क्वांटिटी है क्यू ऑफ बी आई का समेशन। लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो गया प्रॉब्लम, क्योंकि ये तब होता जब ये सेट पेयर वाइज डिसजॉइंट होता। मतलब यहाँ पे दूसरा वाले का थर्ड कंडीशन फेल हो गया, ठीक है। पहला दूसरा तो ओके है, थर्ड कंडीशन फेल हो गया, तो बचा सिर्फ सी वाला। अब सी को जस्टिफाई करके देखते हैं कैसे आएगा। तो आई बी जो है ना, ये आई बी एक फंक्शन है जो कि 1 होगा या 0 होगा। मान लो यहाँ x लगा दूँ, सो दिस x है ना, या कुछ भी फंक्शन ले लो, तो ओमेगा है ना यहाँ पे, तो ई किस पे लगता है, x। क्योंकि x ओमेगा और आई ओमेगा, ओके। तो स्मॉल ओमेगा बिलोंग्स टू दिस, मतलब जो भी बी यहाँ पे, और स्मॉल ओमेगा डज नॉट बिलोंग टू बी, इस पे आएगा, ओके। तो कहने का मतलब जो मैं यहाँ लिखना चाह रहा था, तो ये ऐसा तब होगा जब ओमेगा बिलोंग्स टू बी एंड यहाँ ओमेगा डज नॉट बिलोंग टू बी। ओमेगा क्या आउटकम है सैम्पल स्पेस का, तो ऐसा कुछ होगा। सो ठीक है, तो सैम्पल स्पेस अगर यहाँ लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सैम्पल स्पेस में सारे आउटकम होते हैं, तो 1 आ जाएगा, तो वो तो सही है। नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव है, प्रोबेबिलिटी लगाओगे अगर है ना, तो नॉन नेगेटिव है ये। अब यूनियन को क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो यूनियन ऑफ ई आईज होगा, तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तो सम उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्यू है इस तरह से, जहाँ स्मॉल ओमेगा बिलोंग्स टू दिस विल बी प्रोबेबिलिटी, थर्ड आंसर यहाँ सही होगा। तो ये एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन पे था ये।
एंड 57 पे आइए। अब ये सब आसान क्वेश्चन है, 57, 58, 59 और 60, ये 4 रह गया ना इसमें तो। ठीक है आई थिंक, है ना। तो आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी क्लासेस होंगी डेली जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं वेडनेसडे को घर जाऊँगा, तो वेडनेसडे तक मेरी लगातार क्लास होगी ना। अभी मैं थोड़ा आज ही घर से आया हूँ सुबह में, ठीक है। तो अभी कल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कल इसमें हम लोग 57 हमारा रह गया, 57, 58 ये सब आसान है, 59 और 60 ये सब आसान क्वेश्चन है, तो ये हम कल सॉल्व करेंगे। आज यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।